Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. In previous lecture, we started about banking sector in India. And in this lecture, we will cover money supply and monetary aggregators like M1, M0, M3, M2. Then we will cover RBI earning and expenditure. Then what is RBI surplus issue? We will discuss about that. Types of lending rates in India. ठीक है, किस तरह से रिवॉल्व हुई लैंडिंग रेट्स इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कवर बेसल नॉर्म्स, बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री नॉर्म्स. वी विल कवर and we will discuss about tier 1 and tier 2 capital for banking sector. In that we will also discuss capital adequacy ratio, that is CAR. We will discuss that also. So first we will discuss what is marginal standing facility and standing facility. These two rates are left out in previous lecture, so we will discuss in this lecture. तो मार्जिनल स्टैंडिंग रेट्स क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग रेट होती है जिसपे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने बैंक रेट डिस्कस किया था, देन हमने रेपो रेट डिस्कस किया था. दोनों में हमने डिफरेंस देखा था क्या है. तो फर्स्ट हमारा बैंक रेट था, सेकंड रेपो रेट था, थर्ड इसमें हम यूज कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ओके, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है उसको हम थर्ड रेट के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. तो उस वो क्या होता है वो हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की. तो इसमें क्या होता है कि हमने बैंक रेट में देखा था, हमने रेपो रेट में देखा था कि हम कोलेटरल के अगेंस्ट आरबीआई से लोन लेते हैं. जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो आरबीआई से अपनी शॉर्ट टर्म, जो उनका शॉर्टफॉल है कैपिटल का, कैपिटल क्रंच का शॉर्टफॉल है, उसको फिलफिल करने के लिए वो बैंक से, जो आरबीआई है, आरबीआई से रेपो रेट के ऊपर अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोरोइंग करते हैं, उसको हम रेपो रेट की बोरोइंग कहते हैं. जिस रेट से बोरोइंग होती है वो रेपो रेट होती है. सपोज वो 4% है. और बैंक रेट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं होता. यहाँ पे हमने जी सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल दिया है, जी सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल आरबीआई को दिया है. सपोज ए बैंक है, ए बैंक के पास कैश क्रंच आया है, शॉर्टफॉल है, शॉर्ट टर्म कैश क्रंच है, तो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से वो रेपो रेट से जो 4% है उस पे जी सिक्योरिटी देकर, जी सिक्योरिटी की कोलेटरल पे वो शॉर्ट टर्म लोन ले लेगा. और जैसे ये नेक्स्ट डे वो अपनी वापस जी सिक्योरिटी को परचेज कर लेगा और जो उसकी आरबीआई का लोन अमाउंट है वो वापस को आरबीआई को चुका देगा विद इंटरेस्ट रेट. तो ये हम रेपो रेट में देखते हैं. बैंक रेट में देखते हैं कि कोई भी कोलेटरल नहीं है, यहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं है और लॉन्ग टर्म है ये. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म रहता है, इसलिए यहाँ पे जो रेपो रेट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा. सपोज यहाँ पे 4.5% इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ कोलेटरल नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई कोलेटरल नहीं है, इसलिए बैंक रेट ज्यादा होता है. और बैंक रेट पे जब बैंक्स लोन लेते हैं अपने, वो लॉन्ग टर्म शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए लेते हैं. देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक अपनी जो शॉर्ट टर्म शॉर्टफॉल है उसको कवर करता है, बट यहाँ पे कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जैसे बैंक रेट में कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी कोलेटरल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ओवर एंड अबाउट जो रेपो रेट है उससे ऊपर बोरोइंग कर सकता है. जैसे रेपो रेट में सपोज जो उनके बैंक की नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, एनडीटीएल है, उसका अगर सपोज 2% वो आरबीआई से रेपो रेट पे ले सकता है 2%, तो इसके अंदर अगर एडिशनल 1% और चाहिए उसको, अगर बैंक एडिशनल 1% और एक्स्ट्रा उसको बोरोइंग करनी है, तो वो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज कर सकता है, जिसमें उसको रेपो रेट से एक्स्ट्रा लगभग यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5% के आसपास हो सकता है. नॉर्मली रेपो रेट से 1% एक्स्ट्रा होता है उस वाले इंटरेस्ट रेट पे. विदाउट कोलेटरल वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले सकता है. तो हम अगर बैंक रेट और इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में डिफरेंस समझना चाहें, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म लोन रहते हैं, जी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती कोलेटरल के फॉर्म में. विदाउट कोलेटरल इसलिए महंगा होता है रेपो रेट से. रेपो रेट 4% है तो ये 5% रहेगा. बैंक रेट्स में लॉन्ग टर्म होता है विदाउट कोलेटरल, विदाउट जी सिक्योरिटी कोलेटरल के. यहाँ पे भी कोलेटरल नहीं है इसलिए ये रेपो रेट से महंगा होगा. सपोज 4.5% है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ज्यादा समय के लिए चाहिए.
रेपो रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट के लिए होता है कि बैंक्स को आज की जो उनकी शॉर्टफॉल है उसको फुलफिल करने के लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट आरबीआई से बोरोइंग करता है। सेकंड है हमारे पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जैसा कि अब हमने देखा सेकंड, हमने जब बैंक को देखा कि बैंक अपने एक्सेस कैपिटल को आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है तो वो रिवर्स रेपो के फॉर्म में करता है। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेपो रेट से कम होता है। अगर रेपो रेट 4% है तो सपोज ये 3.5% होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर देता है तो यहाँ पे भी जी सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि बैंक अपना जो आरबीआई से जी सिक्योरिटी परचेज कर रहा है उसके अगेंस्ट अपनी जो एक्सेस कैपिटल है वो आरबीआई को डिपॉजिट कर रहा है। तो जी सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है तो जी सिक्योरिटी के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए वो रिवर्स रेपो है, उस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड होता है मार्जिनल जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक्स अपना एक्सेस है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकता है। इसमें भी कोलेटरल कुछ नहीं होता, मतलब लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है ऐसे कोलेटरल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो रिवर्स रेपो है उससे कम रेट पे होता है। उसका थ्री या सपोज या 3% होगा, जो रिवर्स रेपो उससे भी कम रेट पे होगा। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हम समझना चाहें कि जो रिवर्स रेपो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता। जो मेजर डिफरेंस हम देखते हैं रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या डिफरेंस है। रिवर्स रेपो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता। आरबीआई एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लाइक देकर बैंक से एक्सेस कैपिटल को अपने पास डिपॉजिट करती है, उसके अगेंस्ट बैंक को लोन देती है, इंटरेस्ट रेट देती है। तो ये थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। जबकि स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से ही मतलब समझ में आता है कि हमें ये थ्रू आउट ईयर होगी, कि पूरे ईयर के लिए ये अवेलेबल होगी, बैंक कभी भी इसको अवेल कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं है तो इसकी इंटरेस्ट रेट कम रहती है। तो ये दोनों डिफरेंस है। दोनों में हम देखते हैं शॉर्टफॉल है, एक ओवरनाइट शॉर्टफॉल है, लंबे टाइम के लिए नहीं है, बहुत छोटे टाइम के लिए शॉर्टफॉल है। उसको फुलफिल करने के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज किया जाता है, जिसमें बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं। उसमें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोलेटरल कोई कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। वहीं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में हम देखते हैं यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कोई कोलेटरल नहीं है। इसमें आरबीआई के पास जो बैंक अपने एक्सेस कैपिटल डिपॉजिट करते हैं, अगर उनको लगता है मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई है तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके अपने एक्सेस कैपिटल को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और आरबीआई उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट रेट देता है। बट यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रहता है और थ्रू आउट ईयर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जबकि रेपो रेट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आरबीआई अलाउ करती है, उसी समय बैंक उसका अवेल कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो इस हिसाब से हमने बहुत सी सारे आरबीआई के जो मनी कंट्रोल वाले मेजर्स है, जिसमें हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसमें ये भी हम कर सकते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट्स है या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी एग्रीगेटर्स। देखो आरबीआई जब मनी सप्लाई करता है, आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उसको 2% से 6% के बीच में रखने का जो टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे जा रहा है तो मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है। आरबीआई को डिमांड बढ़ाने के लिए, अगर डिमांड कम होती है तो किसी भी कंट्री की जीडीपी डिग्रोथ में जाएगी, जीडीपी कम होती जाएगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी जीडीपी बढ़ना स्टार्ट होती है, जैसे डिमांड कम होती है जीडीपी घटना स्टार्ट होती है। इसलिए आरबीआई इस केस में क्या करेगा, जब भी हमारा इन्फ्लेशन 2% से कम जा रहा है तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन से रिसेशन की तरफ जा रही है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी इंफ्यूज करेगा, लिक्विडिटी बढ़ाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देगा। तो मनी सप्लाई के लिए हमने टूल्स देखे थे, रेपो रेट को कम करेगा, सीआरआर को कम करेगा, एसएलआर को कम करेगा। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है, आप प्रीवियस लेक्चर को आईटीएफ पे जाकर देख सकते हैं। नाउ ये लिक्विडिटी बढ़ाने के सोर्सेज है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को बढ़ाएगा मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने का काम करेगा आरबीआई। मार्केट से एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको सकआउट करने का काम करेगा। तो वो कैसे करता है, वो किस मेजर पे देखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है अभी।
सॉरी, उसके लिए पैरामीटर्स हम देखेंगे। सबसे पहले होता है M0। M0 को हम बोलते हैं रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या होता है? रिजर्व मनी को हम अगर समझना चाहें तो रिजर्व मनी होता है कि अगर जो टोटल करेंसी है, पब्लिक के पास जितनी करेंसी है, मार्केट में जितनी ओवरऑल करेंसी सर्कुलेट हो रही है, प्लस टोटल बैंक्स में कितने डिपॉजिट है। बैंक में डिपॉजिट हो सकते हैं लाइक आपके सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में। तो बैंक के पास जितना कैश पड़ा है, कैश है मतलब लाइक सेविंग डिपॉजिट का जो डिमांड डिपॉजिट्स है या डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो कैश के फॉर्म में पड़ा है बैंक के पास है वो। या फिर जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपने आरबीआई के पास सरप्लस जमा करा रखा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने आरबीआई के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है। उस पैसे को हम देखते हैं। टोटल पब्लिक के पास कितना पैसा है उसको हम देखते हैं, इकोनॉमी में कितना पब्लिक के पास पैसा है, या फिर बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स है, उन सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी रिजर्व मनी है। ये टोटल करेंसी होती है कि किसी भी इकोनॉमी में टोटल कितनी जो मनी है वो सर्कुलेट हो रही है, कितनी मनी टोटल इकोनॉमी में जनरेट हो चुकी है। ये कहाँ से हुई? सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को अलाउ किया कि इतने अमाउंट की मनी प्रिंट करके इकोनॉमी में सर्कुलेट करी। सपोज 100 रुपीज आरबीआई ने प्रिंट किए, उसमें से उसने 20 रुपीज अपने पास रखे, अपने जो लाइक उनकी कुछ भी नीड रहती है फ्यूचर में, कंटीजेंसी रिजर्व है उसके फॉर्म में रख लिए। 80 रुपीज उन्होंने बैंक को दे दिए, ठीक है। बैंक के पास 80 रुपीज गए, अब 80 रुपीज में से बैंक आगे जाके लैंड करके मान लो 60 रुपीज रेंट कर लिया, 20 रुपीज अपने पास रख लिया। तो बैंक के पास जो होल्डिंग है वो, प्लस पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो, प्लस आरबीआई ने जो होल्डिंग रख रखी है वो, तो इन सबको मिला के जो टोटल करेंसी जनरेट हो रही है, टोटल मनी जनरेट हो रही है, उसका हम रिजर्व मनी कहते हैं। ये टोटल रिजर्व है किसी भी कंट्री का, कि मैक्सिमम इतना अमाउंट किसी भी कंट्री के पास पैसा हो सकता है, उसको हम रिजर्व मनी करते हैं। तो इसमें हमने सब इंक्लूड कर लिए। हमने इंक्लूड कर लिए कि जो पब्लिक के पास पैसा पड़ा है 60 रुपीज, जो बैंक है कमर्शियल बैंक है उन्होंने कितना डिपॉजिट अपने पास रख रखा है 20 रुपीज, या फिर जो आरबीआई है, आरबीआई ने अपने पास कितना रिजर्व जमा करा रखा है वो 20 रुपीज। इन सबको इंक्लूड करके हम देखते हैं 100 रुपीज बनता है, वो हमारा रिजर्व है, टोटल कंट्री का रिजर्व है, वो रिजर्व मनी होती है। लेकिन हम देखते हैं M1, M1 होती है हमारी नैरो मनी, ठीक है। इसको मोस्टली आरबीआई यूज करती है अपनी लाइक लिक्विडिटी को, ये हाईली लिक्विड फॉर्म होती है। अगर हम लिक्विडिटी को देखते हैं, सपोज हम लिक्विडिटी को देखते हैं, तो लिक्विडिटी को हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। सपोज सबसे ज्यादा कैश हाईली लिक्विड होता है, देन हम देखते हैं गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड हमारे पास हाईली लिक्विड होता है। उसके बाद हम जाते हैं तो बाकी एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए जो हमारा सेविंग डिपॉजिट है वो लिक्विड होता है, देन फिक्स डिपॉजिट है वो लेस लिक्विड होता है। तो इस तरह हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी लिक्विडिटी कम हो रही है। कैश हमारा हाईली लिक्विड है, गोल्ड हमारा उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स आते हैं, देन फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं। तो इसमें इधर भी हम देखते हैं M1 से M4 जा रहे हैं। अगर M1 से M4 जा रहे हैं तो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी है एसिड की वो कम होती जा रही है। कि M1 है वो हाईली लिक्विड होगा, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी मतलब हम तुरंत एनकैश कर सकते हैं। आज हमें पैसे की जरूरत है तो पैसे हमारे पास कैसे आएंगे? अगर कैश होगा तो हम तुरंत लिक्विडेट कर सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड में तुरंत मार्केट में बिक जाता है, और गोल्ड की जो प्रिवेलिंग रेट है उस पर आसानी से बिक जाता है। ऐसे ही अगर हम रियल एस्टेट की लेते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मान लो हमारे पास कुछ हाउस है, यहाँ पे हाउस की फॉर्म लेते हैं, ये हमारा एक एसेट है, ये बहुत कम लिक्विड होगा, बहुत कम लिक्विड होगा, क्योंकि अगर हमें कल पैसे की जरूरत है, कल हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम कल की कल हाउस को बेच नहीं पाएंगे। हमें बायर देखना पड़ेगा, बायर को देखना पड़ेगा जो हमारी डिमांड है, जो हमारी एस्टिमेट है हाउस का, उसको फुलफिल कर सके। अगर हमने 10 करोड़ की वैल्यू डिसाइड की है घर की, हो सकता है बायर हमें 10 करोड़ का मिलेगा ही। 10 करोड़ हमने वैल्यू रखी है, 10 करोड़ का हमारे पास बायर ही नहीं मिल रहा, बायर हमें 9 करोड़ का मिल रहा है। तो इजीली वो हमारी जो वैल्यूएशन है उसको मीट करने वाला बायर मिल जाए तो जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत कम लिक्विड होता है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं नीचे की तरफ जाते जाते लिक्विडिटी कम होती जाती है। अब एन वन की बात कर लेते हैं। N1 होती है हमारी नैरो मनी, ये हाईली लिक्विड होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पब्लिक पास कैपिटल है, पब्लिक पास जितनी भी मनी सर्कुलेट हो रही है वो, प्लस हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के पास में, जो हमने बैंक में सेविंग डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, ठीक है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये जो डिपॉजिट है वो हमारे इंक्लूड होते हैं इसमें। या अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास जो बैंक से डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, रिवर्स रेपो में बैंक ने
आरबीआई के पास अपना कैपिटल जमा कराया, तो आरबीआई से कभी भी ले सकते हैं, वो रिवर्स रेपो में अपना जो इंटरेस्ट के साथ में वो पेमेंट कर देंगे और अपना आरबीआई से कैपिटल कभी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से वो ये जो टोटल मनी सर्कुलेट हो रही है पब्लिक के पास है या बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, यहाँ पे हम देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल है। तो डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट लंबे टाइम के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, तो वो उनकी लिक्विडिटी कम होती है। डिमांड डिपॉजिट इमीडिएटली कंजम्पशन के लिए, कभी भी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसकी लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी हाई है तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में देखते हैं, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 4% होता है, वो भी टैक्सेबल होता है। और अगर एफडी की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट रेट लगभग 7% होता है, वो भी टैक्सेबल होता है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सेविंग अकाउंट से डिमांड फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं तो हमारी इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी कम है। इस जो फंड, ये फंड है, इसको बैंक किसी भी लैंडिंग के लिए यूज कर सकता है। उसको पता है कि ये 1 साल के लिए फिक्स है, 1 साल के लिए बैंक के पास होल्डिंग पावर में आ जाता है वो। अगर उससे पहले किसी विड्रॉ किया तो जो इंटरेस्ट रेट है 7% का, वो पूरा चला जाएगा कस्टमर का। इससे कोई उसको विड्रॉ नहीं करेगा, 7% का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए वो 1 साल बाद ही विड्रॉ करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इसकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे नैरो मनी में हम हाईली लिक्विड एसेट्स को देखते हैं, जो कैश हुआ पब्लिक के पास में, या हमारे सेविंग डिपॉजिट है, या हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स है, या आरबीआई के पास में बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक से जो अपने डिपॉजिट जमा करा रखे हैं, वो सब इंक्लूड होंगे। जिसमें मैंने बताया एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो कॉइन्स आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएंगे, चेकिंग, सेविंग अकाउंट आ जाएंगे, ये सब हमारे पास नैरो मनी के पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं M2। M2 क्या होता है, जो हमारा M1 होता है, M1 इसके अंदर हम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा M2 बन जाता है। इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का वैसे भी रोल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी में जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन की फॉर्म में बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो उस फॉर्म में हम देखते हैं तो M1 के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगी, प्लस पोस्ट ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट्स है, इसमें केवल डिमांड डिपॉजिट आ रहा है, मतलब टाइम डिपॉजिट इसमें भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में बहुत कम होता है, लिक्विडिटी कम जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लोग इतना मूव नहीं करते जितना फ्रिक्वेंटली वो बैंक से विड्रॉ करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखें तो लिक्विडिटी M1 की कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है, मार्जिनली कम होती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं M3 होती है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी, लाइक ब्रॉडर वे में हम देख रहे हैं, इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है कि M2 में जो हमने लिया है, जिसमें हमने M1 ले लिया, प्लस हमने ले लिया जो पोस्ट ऑफिस के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स है उसको हमने ऐड कर लिया, प्लस इसमें हम क्या करें, टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर देते हैं जो बैंक्स के हैं। जो बैंक्स के पास टाइम डिपॉजिट्स है, केवल बैंक्स के पास टाइम डिपॉजिट्स, जैसे मैंने बात बताया है, हमारे पास होता है एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, हमारे पास आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, ये होते हैं हमारे पास। ये हमारे फिक्स टाइम के लिए होता है, 2 साल के लिए हमारे पास एफडी होती है, 3 साल के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है, ये फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट्स है। तो ये इतने फ्रिक्वेंटली ब्रेक नहीं करता, कोई भी एफडी को इतने फ्रिक्वेंटली ब्रेक नहीं करता। सपोज 1 साल के लिए एफडी की है, तो बहुत रेयरली केस में ही 1 साल से पहले कोई विड्रॉ करेगा, क्योंकि जैसे वो 1 साल से पहले विड्रॉ करता है तो उसका पूरा 7% का इंटरेस्ट चला जाता है। तो उसको पूरा 7% का इंटरेस्ट अवेल करने के लिए अपने डिपॉजिट को पूरे 1 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ब्रॉड मनी की हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी कम है इस मनी की। तो इसमें हमने देखा कि जो M2 का कंपोनेंट है, जिसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आ गए, डिमांड डिपॉजिट, प्लस हम इसके अंदर टाइम डिपॉजिट को ऐड कर दिया, जो बैंक के पास में एफडी और आरडी के फॉर्म पे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्रॉड मनी आ जाएगा। नाउ लास्ट इज M4। M4 बहुत बहुत कम लिक्विड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि M3 के जो कंपोनेंट्स है, जो M3 के हमने कंपोनेंट्स देखे, जिसमें हमने पहले M1 का देख लिया, M1 प्लस इसमें हमने ऐड कर लिया पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट, प्लस हमने फिर बैंक का कर लिया, बैंक के हमने टाइम डिपॉजिट्स ले लिए। इन सब के अंदर अगर हम एक और पैरामीटर को ऐड कर देते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के डिमांड टाइम डिपॉजिट्स है, जो पोस्ट ऑफिस में हम एफडी कर सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स है उनको भी, टाइम डिपॉजिट्स है उनको भी हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वो M4 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में है, हम 4 तरह के मनी मनी एग्रीगेटर को देखते हैं। जो पहला है वो तो रिजर्व मनी है, जो टोटल मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हुई है।
फर्स्ट होता है M1 जिसको नैरो मनी कहते हैं। ये हाईली लिक्विड होता है और इसी के बेसिस पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। क्योंकि ये लिक्विड एरा है, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है मतलब डिमांड बढ़ी हुई है। अब डिमांड को कम नहीं किया जाएगा, अगर डिमांड को कम नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। या तो हम डिमांड कम कर दे, सप्लाई बढ़ा दे। सप्लाई ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती, शॉर्ट पीरियड में एकदम सप्लाई नहीं बढ़ सकती। अगर डिमांड मान लो 50% से बढ़ गई है तो 50% हम प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ा सकते। इतना ही आसान होता तो जीडीपी ग्रोथ इजीली हो जाती। क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए, हमें पावर कंजम्पशन चाहिए, थर्मल पावर प्लांट हमें बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्शन यूनिट की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में होता है कि आरबीआई को अपनी डिमांड को कंट्रोल करना है, डिमांड कम करनी है। डिमांड कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी है जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कम करेगा। लिक्विडिटी को कम करेगा। लिक्विडिटी क्या है, जो मार्केट में इजी मनी अवेलेबल है, इजीली कैश फॉर्म में अवेलेबल है, उसको सक आउट करेगा। तो इजीली अवेलेबल क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी है वो तो बैंक में जमा है। तो बैंक पर जमा है और वो लोग इसको विड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए। तो वो मार्केट में उसको एक तरह से मार्केट में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है जो मनी के फॉर्म में। तो अगर वो बैंक पर जमा है तो उस पैसे से मार्केट में किसी भी गुड्स या कमोडिटी को खरीदा नहीं जा सकता। वो बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में है। जो एफडी और आरडी की बात कर रहे हैं, वो मनी बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में है। उस मनी को कोई भी कंज्यूमर मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करने के लिए यूज में नहीं ले सकता। इसलिए उसको हम लेस लिक्विड मान रहे हैं, उसको हम काउंट कर ही नहीं रहे। हम उस मनी को काउंट कर रहे हैं लिक्विडिटी में जो इजीली कैश के फॉर्म में अवेलेबल है, या मैं आज जाके बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। जो हमारे करंट अकाउंट होते हैं, जो हमारे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उनको मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ बैंक से। तो वो हाईली लिक्विड करेंसी है। या फिर गोल्ड है जैसे हमारे पास, वो हाईली लिक्विड है। आज मैंने मार्केट में देखा, बेचा, मैंने पैसे ले लिया, जो पैसा आया उससे मैंने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो इस मनी को आरबीआई कंसीडर करता है अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने मतलब अगर डिमांड हाई है, इन्फ्लेशन हाई है तो डिमांड हाई है, डिमांड हाई है तो लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, या तो रेपो रेट को बढ़ा देगा, जो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, या सीआरआर को बढ़ा देगा जाके बैंक के पास कम लोन देने के लिए बचे, या एसएलआर को बढ़ा देगा, ठीक है। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। अगर बाय करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज होती है, अगर सेल आउट करता है तो मार्केट से एक्सेसिव जो लिक्विडिटी है उसको सक आउट करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा। तो ये सारे टूल्स को यूज करके आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी को कम करेगा। जैसे लिक्विडिटी कम हुई वैसे ही मार्केट से डिमांड कम हो गई, जैसे मार्केट में डिमांड कम हुई इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इस तरह से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंसिडर करने के लिए नैरो मनी को यूज करता है। ये पॉलिसी डिसाइड करने के लिए यूज होती है। तो ये हमारे चार मनी एग्रीगेटर होता है जिसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि लगता है कि आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। साथ में रिजर्व मनी क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज आरबीआई अर्निंग। आरबीआई की अर्निंग क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अर्निंग और एक्सपेंडिचर को, क्योंकि कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एक इशू आया था जिसमें हम आरबीआई का सरप्लस सरप्लस का इशू हम डिस्कस कर रहे थे। सरप्लस इशू में क्या था कि गवर्नमेंट बोल रही थी कि आरबीआई का जो सरप्लस है वो उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए, एक सर्टेन पार्ट को रखे, बाकी जो एक्सेस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो कोविड के टाइम गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी कम था, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज कम थे, गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया था। जो गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट था वो बढ़ा हुआ था, 9.8 था हमारे कोविड के साल में। जो 2020 की बात कर रहे हैं हम, 2021 वाला ईयर था, उसमें हम देखते हैं तो हमारा फिजिकल डिफिसिट 9.8% था। मतलब हमने एक्सपेंडिचर ज्यादा की, हमारा रेवेन्यू कम था, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे वो फिजिकल पॉलिसीज में फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। यहाँ हम देख लेते हैं फिजिकल डिफिसिट होता क्या है। फिजिकल डिफिसिट होता है हमारा अर्निंग, तो हमारा रेवेन्यू है, माइनस हमारा एक्सपेंडिचर। इसको हम देखेंगे तो हमारा हमेशा रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो ये फिजिकल डिफिसिट के फॉर्म में आता है। तो हमारा 9.8% फिजिकल डिफिसिट था। तो इस टाइम गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मनी की जरूरत थी, जो अपने रेवेन्यू, अपने सोर्सेज को, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई से वो डिमांड करना स्टार्ट किया कि जो भी आपका एक्स्ट्रा सरप्लस है, एक कंटिजेंसी रिजर्व को रख के बाकी जो एक्सेस है वो आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए। और आरबीआई एक्ट जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, आरबीआई एक्ट
ऑफ 1934 इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आरबीआई का सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, सर्टेन पोर्शन। ये आरबीआई करती भी थी, ऐसा नहीं कि आरबीआई फर्स्ट टाइम कर रही है, ये इशू आने के बाद आरबीआई ट्रांसफर किया, आरबीआई करती थी। सपोज आरबीआई के पास रिजर्व अभी 100 सीआर का था, तो गवर्नमेंट को 20 सीआर दे देती थी, ट्रांसफर कर देती थी, बाकी 80 सीआर अपने पास कंटिजेंसी रिजर्व के फॉर्म में रख लेती थी। गवर्नमेंट बोलती है आप 20%, 20 सीआर रखो, 80 सीआर हमें दीजिए, ये इशू चल रहा था। तो इस इश्यू को डील करने के लिए विमल जानान कमेटी बनी थी, उन्होंने उसको एसेस किया था कि क्या है, उसको हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आरबीआई के अर्निंग कहाँ से हो रही है, आरबीआई आरबीआई के पास ये सरप्लस पैसा आ कहाँ से रहा है। तो पहले देखेंगे आरबीआई की अर्निंग क्या है, फिर एक्सपेंडिचर देखेंगे, इन दोनों का माइनस देखेंगे तो आरबीआई का सरप्लस होगा। तो आरबीआई सरप्लस इज इक्वल टू अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो अर्निंग है वो एक्सपेंड उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो आरबीआई का सरप्लस आएगा। तो आरबीआई की अर्निंग कहाँ से होती है, एक तो इंटरेस्ट इनकम से होती है, जो बैंक को लोन देती है रेपो रेट से, तो जो रेपो रेट से जो इनकम आती है वो आरबीआई की अर्निंग है। फिर डोमेस्टिक बैंक को देती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को देती है, या आरबीआई जो फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करती है, फॉरेक्स अप्रिशिएट भी होता है कई बार, तो वहां से अर्निंग आती है। या फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, उस पर चार्ज फीस चार्ज करती है आरबीआई, उससे अर्निंग होती है। और या फिर आरबीआई जो फॉरेन मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करती है, जो आरबीआई के पास एक्सेस मनी है, तो वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मान लो यूके के बैंक है, यूके की गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रखी है, तो उसको आरबीआई सब्सक्राइब कर लेगी, तो वहां से अर्निंग मिलेगी, वहां से इंटरेस्ट रेट मिलेगी। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उनके ट्रांजेक्शन से मिलती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ऑप्शन करता है तो उस पर भी ट्रांजेक्शन फीस लेता है आरबीआई, तो वहां से अर्निंग होती है। फिर ये जैसा मैं बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन से अर्निंग होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अर्निंग होती है। तो अदर इनकम हो सकती है जो एक्सचेंज रिजर्व पे गेन गेन आ रहा है, मान लो गोल्ड रखेगा आरबीआई ने, गोल्ड की फॉर्म में, गोल्ड एप्रिशिएट कर रहा है, मान लो आज 10 10 ग्राम गोल्ड की बात करते हैं, अगर वो 50K का है, 50,000 का है, तो ये बढ़ के 60,000 हो जाता है कभी। तो यहाँ पे जो 10,000 की जो वैल्यू बढ़ी है, तो वो उसके आरबीआई की अर्निंग में आ जाता है। इस तरह से आरबीआई इन सब सोर्स से अर्न करता है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं, कि वो अपने सैलरी देता है, वेजेस देता है एम्प्लॉय को, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आरबीआई के ऑफिस का, रेंटल आउटगो है, जो ऑफिस है उनका रेंट्स है, या फिर जो बैड डेट होता है, किसी को बैंक उसे लोन दिया और बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो उसके लाइबिलिटी में आ जाता है। करेंसी इशू इशू करने में जो कॉस्ट आती है, कि आरबीआई ने 100 रुपए के नोट प्रिंट किए और मार्केट में सर्कुलेट कर दिए, तो कॉस्टिंग तो इसकी जो 2 रुपए कॉस्ट आ रही है इसकी यहाँ पे प्रिंट करने की, मान लो 2 रुपए इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है, तो ये 2 रुपए उसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और जो 98 रुपीज बाकी उसने जनरेट किए वो उसकी इनकम पे आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जनरेट किया। वैसे ये बंद है कि नॉर्मली नया जो करेंसी प्रिंट है वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। उसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। जैसा कि देखिए, मैं छोटा बता देता हूँ, जैसे भी हम मार्केट में एक्सेस कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये हमने अभी तक के लेक्चर से डिस्कस किया। तो जैसे ही हम नई करेंसी प्रिंट करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वही है, हमने एक्सेस करेंसी प्रिंट की है तो लोगों के पास एक्सेस पैसा आने लगेगा, तो लोगों की जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। जो 100 रुपए से आज 100 रुपए गुड्स खरीद पा रहे हैं, तो अगर हम एक्सेस कैपिटल इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर देंगे तो उसी 100 रुपए से आज वो 90 रुपए के ही कमोडिटी खरीद पाएंगे, क्योंकि कमोडिटी सब महंगी हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए न्यू करेंसी प्रिंटिंग अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, मना कर देते, अब मना करके रखा, पहले यूज करती थी एज ए टूल, बट अब ये अलाउड नहीं है, तो वो सब होता नहीं है। या फिर डिविडेंड पेमेंट है, अगर कोई आरबीआई को अर्निंग हो रही है उस पर वो डिविडेंड पे कर देता है, शेयर होल्डर्स को पे करता है, तो वो सब उसके आउटगो होता है। तो इन दोनों में से हम देखते हैं अर्निंग में से आउट जो एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर दे तो आरबीआई के पास सरप्लस बचता है, वो उसका प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम, आरबीआई का प्रॉफिट हो जाएगा या सरप्लस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सरप्लस इशू में क्या था, कि जब जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, गवर्नमेंट बोलती है कि आगे अपना मैक्सिमम जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे ईयर ऑन ईयर, और ऐसा नहीं वन गो में करे, जैसे जैसे उसको सरप्लस आ रहा है एक कंटीजेंसी रिजर्व को अपने पास रख के बाकी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती रहे ऑन पीरियोडिक बेसिस।
तो यहाँ पे जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी, इसको डिस्कस करने के लिए बिमल जलाल कमेटी बनाई गई। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसके लिए आरबीआई का जो सरप्लस है उसका रिवाइज फॉर्मूला डिसाइड हो कि आरबीआई किस फॉर्मूले से गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफर करेगा। अभी तक आरबीआई बहुत एक सर्टेन पोर्शन ही गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता था, मैक्सिमम अमाउंट अपने पास रखता था ताकि उसको एज एसेट की फॉर्म में यूज कर सकता है बैंक को लोन देने के लिए। अच्छा, कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन जो ट्रांसफर ऑफ सरप्लस है वो पीरियोडिक बेसिस पे होना चाहिए, एक वन टाइम बेसिस पर ना हो, जैसे दो दो महीने के इंटरवल के अंदर वो ट्रांसफर करता रहे। रिस्क प्रोविजन क्या है इसके अंदर? इसमें हम देखते हैं कि सरप्लस ट्रांसफर रिस्क रिस्क प्रोविजन देखते हैं आरबीआई को क्या रिस्क है। जो कंटीजेंसी की बात करें उसका रिस्क क्या है? तो आरबीआई एक पूल रखता है, अगर मान लो उसका 100 CR सरप्लस बचता है, तो उसमें एक सर्टेन पूल वो अपने पास रखेगा जो उसके कंटीजेंसी रिजर्व के फॉर्म में होगा। सपोज वो 20 CR है। अब ये कंटीजेंसी किस फॉर्म में आ सकती है? सपोज उसने किसी को बैंक को डेट दिया और वो डिफॉल्ट कर गया, तो आरबीआई को ऐसा नहीं कि कैश क्रंच आ जाए, क्योंकि आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रांजेक्शन करना होता है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की थी हमने, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज कर सके। अब परचेज करने के लिए उसके पास मनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी परचेज कर सकता है। अगर मान लो उसका पैसा बचता नहीं है, 20 था, 20 के CR पूरा पूरा उसका लोन के फॉर्म में डूब गया, किसी बैंक को दिया और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसका कोई कंटीजेंसी रिजर्व बचेगा नहीं, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कर नहीं पाएगा। तो ये सब पैरामीटर्स को आरबीआई को कंसिडर करने थे, किस पैरामीटर से वो इस कैपिटल को डिसाइड करे कितना कंटीजेंसी रिजर्व होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई के प्रीवियस जो गवर्नर थे, जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, बिमल जलाल, उसकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी डिसाइड फॉर्म की गई। उन्होंने डिसाइड किया कि आरबीआई को कंटीजेंसी रिजर्व 5.5% से लेकर 6.5% के बीच में रखना है। इतना उसको आरबीआई को कंटीजेंसी रिजर्व रखना है। टोटल उसका जितना सरप्लस आ रहा है 100 CR, उसमें से मैक्सिमम 6.5 CR वो अपने पास रखेगा एज ए फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व, और बैलेंस है दैट आरबीआई विल ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीरियोडिक बेसिस। जो पीरियड है, चाहे मान लो दो दो महीने के डिफरेंस, 2 2 मंथ्स के डिफरेंस पे वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता जाएगा। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व है। कंटीजेंसी जो ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क आरबीआई के, जो मैंने बताया कि आपको बैंक को से लोन दिया, रेपो रेट से लोन दिया और बैंक ने उसके बाद डिफॉल्ट कर दिया, नेक्स्ट डे से डिफॉल्ट कर दिया, आरबीआई को पैसा कलेक्ट ही नहीं हो पाया, तो उस फॉर्म में, चलो रेपो रेट के अंदर हम बात करते हैं, उस आरबीआई के पास उस समय गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। जैसा मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, रेपो रेट होती है कि बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देते हैं, उसके अगेंस्ट वो लोन देते हैं, तो आरबीआई इस केस में कोलेट्रल है। तो अगर वो बैंक डिफॉल्ट भी कर जाता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट करके पैसा जनरेट कर सकती है। बट सपोज जैसा कि अभी इसी लेक्चर में बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करी थी हमने, उसका विदाउट कोलेट्रल है, या बैंक रेट की बात की थी, बैंक रेट, उसमें भी कोई कोलेटरल नहीं है। अगर इस फॉर्म में अगर वो लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए और वो लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो आरबीआई का पैसा डूब जाता है वो। तो उस कंटीजेंसी को टैकल करने के लिए आरबीआई कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आरबीआई उसका कैश क्रंच फील करने लगे। तो उस केस के लिए कंटीजेंसी रिजर्व डिसाइड किया गया और वो 5.5% से 6.5% डिसाइड किया। ये विमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिसको 2018-19 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये जो हम मैंने बताया, इस तरह से ये सरप्लस का इश्यू रिजॉल्व हुआ। अब आरबीआई मैक्सिमम 6.5% के आसपास मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में अपने कंटीजेंसी रिजर्व रखता है, उतना पैसा अपने पास रखता है, और पीरियोडिक बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है कि 6.5% अपना सरप्लस अपने पास रख के बैलेंस को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। इससे आप देखोगे तो आई थिंक जो फाइनेंशियल 20, क्योंकि 21 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 21-22 में देखेंगे तो आरबीआई जो ट्रांसफर है वो सडन इंक्रीज हुआ था। आई थिंक 1.75 लाख सीआर आरबीआई से आया था, या आप क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन जितना मुझे याद है उस हिसाब से इतना अमाउंट सडन गया था। लाइक आप देखोगे तो 60-70% राइस था जो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर पहले करता था। तो ये सरप्लस इशू था। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लैंडिंग रेट। तो लैंडिंग रेट किस तरह की होती है, किस टाइप की होती है? देखो लैंडिंग रेट क्या होती है, एक बैंक है, बैंक के पास जो भी एसेट्स होते हैं, पहले हम एसेट्स डिस्कस कर लेते हैं, एसेट्स क्या होते हैं।
जो बैंक लोन देता है मार्केट में, तो लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट उसके लिए अर्निंग है। अगर लोन देगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट है उसके अर्निंग है। ये ब्याज पे धंधा चलता था पहले। ठीक है, जो साहूकार लोग थे वो अपना ब्याज पे देते थे, 30%, 40% ब्याज पे देते, और ब्याज से वो कमाते थे। उसमें कोलेटरल कुछ नहीं होता, उस जगह वो जमीन गिरवी रख लेते थे तो कोलेटरल हो जाता था। तो वही सेम फंडा बैंकिंग सेक्टर में है कि कोई भी बैंक है, उसका एसेट क्या होगा, लोन होगा। क्यों होगा कि अगर वो लोन दे, मार्केट में दे रहा है, मार्केट में लोन दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे अर्निंग मिल रही है। अगर मान लो उसे 100 रुपए का लोन दिया और इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे हम 5% पकड़ते हैं, तो हर साल उसे 5 रुपए की अर्निंग होगी। तो उसका 100 रुपए का रिजर्व अगले साल 5 रुपए ऐड करके 105 रुपए का हो जाएगा, तो उसका रिजर्व बढ़ता जा रहा है। तो ये अर्निंग दे रहा है। एसिड हम उसी को बोलते हैं जो हमें अर्निंग दे रहा हो। जैसे हमने जमीन ली, आज हमने जमीन ली 10 लाख की, और 5 साल बाद में वो 15 लाख की होगी, तो 5 साल की एप्रिशिएट हुआ जमीन की वैल्यू, लैंड की वैल्यू जो 5 लाख एप्रिशिएट हुई है, वो हमारी अर्निंग है। इसलिए हमारा वो लैंड एसेट है। ऐसे हम देखते हैं, अगर हम सैलरी की बात करते हैं, वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सैलरी हमारी कोई अर्निंग नहीं दे रही, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जो एसेट्स वही होते हैं जो हमें अर्निंग देते हैं, वो सोर्स होते हैं जो हमें अर्निंग दे रहे हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके हम अर्न करेंगे फ्यूचर में। तो बैंक क्या होता है, बैंक अपने एसेट्स होते हैं जो लोन होते हैं, उनको मार्केट में लैंड करते हैं। ठीक है, लैंडिंग करते हैं। अब किस रेट पे लैंडिंग करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट होती है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि बैंक के मैनेजर का किसी ने कोल्यूशन कर लिया और सस्ते रेट पे ले लिया हो। सस्ते रेट पे लेगा तो बैंक उसमें लॉस में चला जाएगा, हो सकता है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो वो लोन अमाउंट वापस जमा ना कराए। तो इसलिए ये अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है बैंक मनी का, मतलब लाइक ये इंटरेस्ट रेट का कैसे चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस रेट क्या होती है। बेस रेट होती है कि एक मिनिमम रेट डिसाइड की हुई है कि हम अपने जो फंड्स है उनकी कॉस्ट देख लेते हैं, क्या कॉस्ट आ रही है, कितने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। उसके बेसिस हम देखते हैं कि हमारे फिक्स रेट हमने डिसाइड कर ली 8% है। 8% से नीचे कोई भी बैंक लैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे नीचे करेगा तो बैंक एक तरह से लॉस एंकर करेगा। और बैंक लॉस एंकर करेगा तो हो सकता है बैंक फ्यूचर में आकर डिफॉल्ट कर जाए, बैंक ही बंद हो जाए। तो वो आरबीआई नहीं चाहती। तो उस केस में होता है कि एक मिनिमम लैंडिंग रेट डिसाइड की जाती है, जिससे नीचे कोई भी मार्केट में लैंड नहीं करे, कोई भी बैंक मार्केट में सस्ते लोन नहीं देगा, इस रेट से कम नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8% हमने बैंक रेट डिसाइड की है, तो इससे ऊपर अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कोई भी बैंक यूज कर सकता है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि मान लो अगर 8% हमने बेस रेट डिसाइड की, तो इसके अंदर बैंक अपने 2% अपने चार्जेस इंक्लूड कर लेगा, जिसमें मान लो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन वो भी इंक्लूड कर लिए। कोई बैंक हो सकता है 3% अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता हो, वो सर्विस अच्छी सर्विस दे रहा हो। जब प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बेटर सर्विस देता है, तो वो हायर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करके अपनी फाइनल लैंडिंग रेट मान लो 10% डिसाइड करते हैं, तो इस रेट से वो मार्केट में लैंड कर सकते हैं। बट जो 8% बेस रेट है, उससे नीचे वो मार्केट में लैंड नहीं कर सकते, तो वो हमारी बेस रेट होती है। इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट करके करते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड, किस जो जो हम बैंक कैपिटल यूज कर रहे हैं लैंडिंग के लिए, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। सपोज ये सेविंग अकाउंट लिया हुआ है, कहीं सेविंग अकाउंट से 50% कैपिटल ली हुई है, तो सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट रेट दे रही है कस्टमर को, तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 4%। या फिर आरबीआई से उसने रेपो रेट पे ले रखा है, सपोज 3% के रेपो रेट पे ले रखा है, तो आरबीआई से जो 3% रेपो रेट है उसकी कॉस्ट आ रही है बैंक की, तो उसकी वो कॉस्ट ऑफ फंड्स होगी, उसको इंक्लूड करेगा। अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, जैसे लाइक ऑफिस का रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, सैलरीज हुई एम्प्लॉइज की, उनको एक ऐड कर लेगा, देन प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर लेगा। तो ये सबको ऐड करके एक मार्जिनल, एक मिनिमम कॉस्ट आती है। वो मिनिमम रेट ही हमारे बेस रेट होती है। ठीक है, इससे नीचे कोई भी लैंड नहीं करेगा। अब प्राइम लैंडिंग रेट क्या होती है। प्राइम लैंडिंग बीपीएलआर बोलते थे, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। इसमें बैंक जो अपने जो उसके लाइक क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, मेन कस्टमर है, वो क्रेडिट वर्दी कस्टमर, उनको एक सर्टेन अमाउंट से कम रेट पे इंटरेस्ट रेट पे दे पाता था। सपोज हमने जैसे बेस रेट अपनी 9% है, तो 9% से 1% कम पे वो दे सकता है, तो 8% उसकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। तो ये एक तो हो गया, इससे नीचे नहीं जा सकता। कि जैसे मान लो हमने प्रिवेलिंग रेट 9% आ रही है, उससे 1% कम तक जा सकता है, कि आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर दिया जो उसके क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स है, तो फाइनल रेट 8% आई। अब 8% के नीचे कोई भी बैंक लैंड नहीं करेगा। तो ये वाली जो रेंज रेट आ रही है, वो होती है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट।
ठीक है, ये होती है। तो ये भी हमने, जैसे हम अर्ली 2004 के आसपास ये यूज करते थे, 2009 के आसपास हमने ये यूज किया, देन 13 में हम शिफ्ट हुए मार्जिनल, जो एमसीएलआर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे पैरामीटर जो हमने इस पर डिस्कस किए कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, वो हम देखेंगे। कितने टेन्योर के लिए है, क्योंकि टेन्योर बेस भी है, कितने टाइम के लिए, वो हम देखते हैं। या हमारा सीआरआर एसएलआर पे देखते हैं, जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर बताया, सीआरआर बैंक को अपने पास जमा करके रखना होता है या आरबीआई अकाउंट पर रखना पड़ता है। ठीक है, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा उसको, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा। या एसएलआर हुआ, एसएलआर में इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट्स पे इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर इनमें देखते हैं, इनमें ज्यादा रिटर्न नहीं होता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम देखते हैं 6 से 7% तक ही रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर वो मार्केट में लैंड करता है, तो मार्केट में 11% पे भी रेंट दे, लोन दे सकता है। जैसे व्हीकल लोन हुआ 11% दिया, पर्सनल लोन हुआ 14%। तो मार्केट को ज्यादा अर्न कर सकता है, बट ये मैंडेटरी है आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि उसको ऐसा एसएलआर में 18% अपनी कैपिटल, जो नेट टाइम नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटी है, उसका 18% आरबीआई को एसएलआर, जो बैंक है उसको एसएलआर के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। 4% सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के अकाउंट में, या अपने पास आरबीआई का जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करके रखना है। तो ये 22% जो कैपिटल है, उसके ऊपर बैंक को ज्यादा कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, या कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इस पे जो कॉस्ट आ रही है, क्योंकि वो 4% तो कस्टमर को दे रहा है, सेविंग अकाउंट वाले डिपॉजिट है, तो 4% उसका आउटगो आ रहा है, फिर भी यहाँ पे इस सीआरआर पे कोई भी इनकम नहीं हो रही। तो इसकी जो नेगेटिव कॉस्टिंग है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हम देखेंगे बेस रेट से थोड़ा बेटर वे में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बेस रेट में हमने ये कोई कैलकुलेट नहीं किया था। तो जो नेगेटिव कैरिंग है हमारे सीआरआर पे, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने पहले भी यूज कर रहे थे। अब इसमें एक नया टर्म है टेन्योर प्रीमियम, ये भी हम इस पे इंक्लूड करते हैं। टेन्योर प्रीमियम क्या होता है, हम टाइम देखते हैं। अगर हम देखते हैं, एक लोन हमने दिया है 2 साल के लिए, एक लोन दिया है हमने 5 साल के लिए, जो टी टू टाइम है वो हमने 5 साल के लिए दिया है। जो 5 साल वाला, उसमें रिस्क हाई है। अगर हम रिस्क देखते हैं यहाँ पे, 5 साल वाले में रिस्क हाई है, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए वो उतना ज्यादा रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म वाले लोन वो हाई रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म वाले कम रिस्क होता है। क्योंकि मार्केट में आगे फ्यूचर में पता नहीं कितनी वॉलेटिलिटी होगी, ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होगा तो हो सकता है जो हमने लोन दिया वो हमारे पास वापस रिकवरी ना हो पाए। तो इस वे में हम देखते हैं, तो टेन्योर बेस्ड होगा। अगर ज्यादा टेन्योर होगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, कम टेन्योर होगा तो इसकी इंटरेस्ट रेट कम होगी। इसको भी हम इस वाली रेट पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हम टेन्योर बेस्ड इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो अगर एनसीआर में हम 8% डिसाइड किया, तो 8% से नीचे कोई भी लैंड नहीं करेगा। और 8% कहाँ था, 8% हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आ गई, जिसमें हमने फंड्स, जो किसी भी बैंक का फंड्स जहां से भी आते हैं उस पर कॉस्ट किया है। बैंक का फंड कहाँ से आते हैं, सेविंग डिपॉजिट से, डिमांड डिपॉजिट, जो हमने फिक्स डिपॉजिट आरडी की बात की थी। देन आरबीआई से जो लोन पे लेता है, ठीक है, या बैंक मार्केट में बॉन्ड्स इशू करता है, शॉर्ट टर्म अपनी लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए मार्केट से लोन लेता है एज ए फॉर्म ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड इशू करता है 5 साल के, 10 साल के, उसके ऊपर जो उसकी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग आ जाती है। इन सब से जो कैपिटल उसने बैंक ने जनरेट किया है, उस कैपिटल पर बैंक को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स को। हो सकता है अकाउंट होल्डर्स को देना पड़ रहा है 4%, आरबीआई को 3% देना पड़ रहा है जो उससे फंड लिए है। तो ये कॉस्ट आ रही है, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। देन नेगेटिव कैरिंग ऑन सीआरआर आ जाता है, एसएलआर पे उसका कितना कम रिटर्न आ पा रहा है, उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। देन हमारा टेन्योर पे देखते हैं कि ज्यादा टेन्योर पे कितना हो सकता है रिस्क बैंक का, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके बेसिस पे जो फाइनल रेट आती है उसको एमसीएलआर कहते हैं। बट देखो, ये 3 रेट हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद भी आरबीआई का मेन कंसर्न क्या था, कि आरबीआई जो पॉलिसी रेट डिसाइड कर रहा था, पॉलिसी रेट क्या थी आरबीआई की, प्रीवियस लेक्चर में हम देखा था, जो हमारे रेपो रेट है। ठीक है, रेपो रेट से आरबीआई सोचता है कि रेपो रेट हम कम कर देंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी क्यों बढ़ेगी, कि इससे बैंक के जो लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, इजी लोन दे पाएगी कस्टमर्स को, ताकि जो जनता है वो सस्ते लोन लेके मार्केट में डिमांड बढ़ा सके। बट हो सकता है मार्क आरबीआई ने अपनी रेपो रेट तो कम कर दी हो, रेपो रेट कम की है, इससे बैंक को जो सस्ते लोन मिल पा रहे हैं, जो बैंक है उनको सस्ते लोन आरबीआई से मिल पा रहे हैं, बट बैंक मार्केट में आगे सस्ते लोन नहीं दे पा रहा है।
ठीक है, मान लो आरबीआई ने पहले, अगर हम इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, रेपो रेट हमारे पास पहले 4% थी, आरबीआई ने इसको कम करके 3% कर दिया, और बैंक की जो पहले इंटरेस्ट रेट चल रही थी मार्केट में, वो 10% चल रही थी। ठीक है, तो जैसे आरबीआई ने 3 से 1% कम किया, तो आरबीआई सोचता है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 9% हो जाना चाहिए, लगभग 1% के आसपास कम होना चाहिए, क्योंकि बैंक की जो कॉस्ट ऑफ मार्जिन, कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो कम हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए बैंक आगे लोन को सस्ता करेंगे, आरबीआई का ये अजम्पशन है यहाँ पे। इसलिए उसको बोलते हैं कि पॉलिसी रेट मार्केट में डिराइव होनी चाहिए। बट ऑब्जर्व ये किया जाता है कि मार्केट में जैसे आरबीआई ने 1% कम किया, आरबीआई में जो बैंक है उन्होंने 9.5 ही कम कर पाए। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे 10% में 9.5 ही वो इंटरेस्ट रेट ले गया है, तो मतलब 0.5 ही रिडक्शन हुआ इंटरेस्ट रेट में मार्केट पे। तो ये इफेक्टिव पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, इफेक्टिव पॉलिसी ट्रांसफर ये हो नहीं पा रहा इकोनॉमी के अंदर। तो आरबीआई का मेन कंसर्न था। इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग पे जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पे जा रहे थे, अब आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम एक्सटर्नल बेंचमार्क से हम डिसाइड करेंगे लैंडिंग रेट क्या रहेगी। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके रेपो रेट हो सकती है, जैसे रेपो रेट चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रेपो रेट 1% डाउन हो रही है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है बैंक की वो भी 1% से कम हो। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि जो 91 डेज का हमारा ट्रेजरी बिल है, या 82 डेज का ट्रेजरी बिल है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, इनको देखते हैं जो शॉर्ट टर्म के ट्रेजरी बिल है, उनकी इंटरेस्ट रेट है, उनकी जो यील्ड रेट चल रही है, इंटरेस्ट रेट चल रही है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में जो बैंक की लैंडिंग रेट है वो डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेपो रेट 4% चल रही है, तो 4% प्लस बैंक अपना इसमें ऑपरेशनल मार्जिन, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर प्लस अपना मार्जिन ऐड कर लेगा, मान लो 6% वो ऐड करता है, तो मार्केट में जो लैंडिंग रेट चलेगी वो 10% चलेगी। अगर आरबीआई इसको घटा के, इसी लैंडिंग रेट को घटा के, रेपो रेट को घटा के 3% कर देता है, तो जो बैंक की जो ऑपरेशन, जो बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 3% हुआ, 3% कम हुआ है, तो और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सेम ही रहेंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और बैंक का मार्जिन लगभग सेम ही है, तो वो 6% मानते हैं, तो मार्केट में इफेक्टिव रेट 9% होगी। तो प्रीवियसली हम देखते थे कि बैंक डिसाइड कर रहा था इसको, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स को बैंक डिसाइड कर रहा था कि कितने होनी चाहिए, उसको उन्होंने एक्सटर्नल बेंचमार्क से, एक्सटर्नल बेंचमार्क बताओ, रेपो रेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ट्रेजरी बिल 91 डेज पे ट्रेजरी बिल है, 82 डेज ट्रेजरी बिल है, उसके इंटरेस्ट रेट से लिंक कर दिया। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दिया, उसको एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रेपो रेट लिंक, ये रेपो रेट से लिंक कर दिया, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको कि रेपो रेट कम 1% से कम हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मार्केट में जो लैंडिंग रेट आ रही है बैंक्स की वो भी 1% से कम हो रही है। हो सकता है 0.9 या 0.95 से कम हो रही है, एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन मोरलेस ट्रांसफर हो पा रही है। तो ये आरबीआई यहाँ पे इसको टैकल करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा। एक लास्ट होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट। ये दोनों मतलब इसके टाइप नहीं है इंटरेस्ट रेट के, लेकिन एक अलग से एक प्रॉपर्टीज है कि इंटरेस्ट रेट को हम या तो फिक्स कर सकते हैं कि हमने कोई कार लोन लिया, उसके फिक्स इंटरेस्ट रेट रखती कि 8% रहेगा। अब चाहे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़े घटे, रेपो रेट बढ़े या घटे, या ट्रेजरी बिल का जो यील्ड है वो घटे या बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को 8% देना ही देना है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो बोरोवर है उसका फायदा होगा, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट रेट तो चेंज होने से रही, फिक्स रेट से हो रहा है, तो इन्फ्लेशन कम हो, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होती जा रही है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसकी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी एज ए फॉर्म ऑफ डीए। अगर हमने गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करते हैं, तो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, सीपीआई आईडब्ल्यू मैंने जो डिस्कस किया था, इससे हमें डीए बढ़ाते हैं, ये डीए डिसाइड करता है। तो जैसे ही मार्केट में सीपीआई बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीए बढ़ता है, जो डीआरएस अलाउंस होता है वो बढ़ता है। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम इनकम बढ़ती है। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इनकम बढ़ रही है, बट जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट कर दी, फिक्स कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे इनकम के साथ में उसके इंटरेस्ट रेट भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ नहीं रही है, तो उसकी बोरोइंग सस्ती होती जा रही है ओवर द पीरियड। तो एक फिक्स रेट होता है जो हार्डली कोई बैंक फॉलो करता है। सेकंड इज फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट जैसा मैंने बताया कि ये फ्लक्चुएट करेगी, पॉलिसी रेट जैसा हम चेंज कर रहे हैं, अगर रेपो रेट चेंज हो रही है तो मार्केट में जो लैंडिंग रेट है वो भी बढ़ेगी। अगर पॉलिसी रेट कम हो रही है, रेपो रेट कम हो रही है, ट्रेजरी बिल का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहा है, तो लैंडिंग रेट भी कम होगी।
तो एक्सटर्नल बेंचमार्क से हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लक्चुएट करें तो फ्लोटिंग रेट होगी। मेरे हिसाब से ये सारे क्लियर हो गए होंगे। ये 4 स्टैंडर्ड है: बेस रेट, देन प्राइम लेंडिंग रेट, थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, देन फोर्थ इज रेपो रेट बेस्ड, या इसको हम एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बोलते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। ये एक्सटर्नल बेंचमार्क से हम लिंक कर दिया इसको। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिस्क। एक तो बेसल नॉर्म्स क्या होता है? बेसल नॉर्म्स होता है कि अगर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और बेसल कमिटी, इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए उन्हें कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए। उसमें देखा कि बैंक का रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क हम जैसे डिस्कस करेंगे, हमने बेसल 2 के अंदर हम देखते हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें रिस्क कौन कौन सा है? एक तो क्रेडिट रिस्क है। तो क्रेडिट मार्केट में बैंक ने क्रेडिट दिया, लोन दिया है, हो सकता है वो लोन डिफॉल्ट कर जाए। जैसे विजय माल्या का था, एसबीआई का लोन था, एसबीआई से लोन लिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया और किंगफिशर एयरलाइंस से बंद हो गई। तो ये लोन डिफॉल्ट किया तो एसबीआई का वो पैसा डूब गया, ठीक है। उतना उसका कोलेटरल भी नहीं था जिसको कोलेटरल को सेल आउट करके आरबीआई पैसा जनरेट कर सके। तो हाई हाई लिवरेज पे विजय माल्या को लोन दिया गया था। इस वजह से उसका जो लोन डिफॉल्ट किया तो आरबीआई को, एसबीआई को ओवरऑल उसमें लॉस हुआ। तो ये क्रेडिट लिस्ट होता है। क्रेडिट लिस्ट में जो लॉसेज होते हैं ड्यू टू क्रेडिट डिफॉल्ट होते हैं, जो बोरोवर डिफॉल्ट कर देते हैं, उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने, लोन डिफॉल्ट होता है, बॉन्ड डिफॉल्ट होता है, क्रेडिट एक्सपोजर होता है। सेकंड होता है मार्केट रिस्क, कि मार्केट ही कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट की वजह से रिस्क हो रहा है। सपोज जैसे कोविड का केस आया, कोविड आते ही इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई, प्रोडक्शन बंद होगा, लॉकडाउन हुआ तो प्रोडक्शन बंद होगा, प्रोडक्शन बंद हुआ तो जो फैक्ट्री ओनर्स से लोन ले रखे थे बैंक से, वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, उसको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। एनपीए होते हैं जो बैंक से, मैंने बताया था, एसेट्स होते हैं, जो लोन होते हैं वो बैंक के एसेट्स होते हैं। अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, जो पैसा वापस नहीं आया, जो लोन पे दिया, 100 रुपए लोन दिया, वो पैसा वापस नहीं आया बैंक को, तो वो एनपीए होते हैं। तो वो एनपीए कैसे बने कि मार्केट में कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी आ गई, कुछ शॉक आ गया, इंटरनेशनल शॉक हुआ, ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, या इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको प्रोडक्शन, उनको अगर मान लो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो वो अपना रिफाइनरी में अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने जो लोन ले रखे होंगे मार्केट से, उसकी रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। या कोविड के टाइम जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उनका प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनको कोई अर्निंग नहीं हुई, तो वो लोन को, अपने जो ईएमआई है वो पे नहीं कर पाए। तो वो उनके मार्केट रिस्क होते हैं। तो इस मार्केट रिस्क में हम बताते हैं जो मार्केट की जो सिचुएशन की वजह से जो रिस्क आते हैं, ये जो सडन शॉक्स आते हैं उसकी वजह से होता है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि जो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उसमें ऑपरेशनल फ्लो होता है। लाइक हाई लेवरेज के ऊपर लोन दे दिए, सपोज 100 रुपए का लोन देना है, मान लो विजय माल्या का ही हम देखते हैं, 100 रुपए का लोन देना है, इसके लिए हमने कोलेटरल दिया, 100 रुपए की प्रॉपर्टी ली, बट एक्चुअली उस प्रॉपर्टी कॉस्ट है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं 50 रुपए ही है, लेकिन वो हाई वैल्यूड दिखा के उसको 100 रुपए की वैल्यूएशन दिखा दी। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई उसको 100 रुपए की वैल्यूएशन दिखा दी, 100 रुपए की वैल्यूएशन के उसने 100 रुपए का लोन ले लिया। अब उसने 100 रुपए का लोन डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया। अब बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी जो उसने कोलेटरल दी, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा, ऑक्शन करेगा, जिसको हम कुड़की बोलते हैं, ऑक्शन करेगा, सेल करेगा। तो मार्केट में 50 रुपए की उसकी वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू 50 रुपए हो रही है। तो मार्केट में जो नहीं 50 वैल्यू है तो 50 रुपए में बिक जाएगा, हो सकता है वो 40 रुपए में बिके। तो बैंक को 100 रुपीज के अगेंस्ट 40 रुपीज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 60 रुपीज का उसका लॉस हो रहा है। तो ये लो लॉस है, वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि उसने ओवर लिवरेज दिया है यहाँ पे। जो उसकी कोलेटरल 100 रुपए का होना चाहिए था, उसको ओवर वैल्यूड दिखा के उसको 100 रुपए का लोन दिया गया। तो ये वाले जो लॉसेज है, रिस्क है, वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क रिस्क होता है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस है, सिस्टम्स है, वहाँ फेलियर होती है तो उसको हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। तो इन सबको हमने बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के अंदर टैकल किया। उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि बैंक को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए बैंक को एक सर्टेन पार्ट ऑफ मनी अपने पास रखनी होगी।
सपोज अगर बैंक के पास 100 रुपए का पूल लेट होता है और उसने मान लो 100 रुपए लोन के फॉर्म में दे दिए, इसमें से सपोज 20 रुपए का उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब ये 20 रुपए का डिफॉल्ट की वजह से ऐसा ना हो कि बैंक ही बंद हो जाए, उसको रोकने के लिए बैंक के पास ये 20 रुपए की कुछ ना कुछ कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, ताकि उनको लिक्विडेट करके वो 20 रुपए जनरेट कर सके और अपना ऑपरेशन है वो कंटिन्यू कर सके। ये मेन पर्पज है बेसल नॉर्म्स का। तो बेसल नॉर्म्स देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल की बात की थी हमने, पहले टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल समझ लेते हैं। बैंक के बाद टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल्स क्या होती है। टीयर 1 का कैपिटल होते हैं मोर रिलायबल कैपिटल होती है। रिलायबल कैपिटल कहते हैं कि इसको आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। ये कौन सी होती है? ये हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 होती है। कॉमन इक्विटी का मतलब जैसे मान लो अपने पास कोई कंपनी है या बैंक है, कोई बैंक है, बैंक के पास कोई शेयर होगा, मान लो 40% ओनरशिप बैंक के पास में है अभी। तो बैंक को कभी पैसे की जरूरत हुई तो इसमें से वो अपनी 10% ओनरशिप सेल आउट कर देगा मार्केट में, 30% पे आ जाएगा ओनरशिप। और जो 10% कैपिटल जनरेट हुई, तो जो एनपीए आया था, एनपीए से उसके बाद जो शॉर्टफॉल आया था उसको फुलफिल कर लेगा। तो इस वजह से बैंक बंद होने से बच जाएगा। तो टीयर 1 कैपिटल होती है कि विदाउट सीजिंग ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन को बंद किए बिना हम अपने जो एनपीए है उनको टैकल कर सके। तो ये हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है डेट अब्जॉर्ब लॉसेज। लॉसेज कौन से? जो एनपीए है, विदाउट द बैंक सीजिंग द ऑपरेशन। बैंक बंद होने से पहले, विदाउट बंद हुए, वो उस शॉक्स को ऑब्जर्व कर ले, जो लॉसेज उसको ऑब्जर्व कर ले, वो वाली कैपिटल टीयर 1 कैपिटल होती है, T1 कैपिटल होती है। उसमें मैंने बताया इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो बैंक के पास शेयर है या जो लिक्विड हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, वो उसके पास में टीयर 1 कैपिटल में होगा। अब इसमें हम एक और देखते हैं कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स ये इशू करती है। तो बॉन्ड दो तरह के होते हैं, 81 82 बॉन्ड्स। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैपिटल अलग अलग है। अगर हम इसमें देखेंगे प्रेफरेंस, तो पहले हम 81 बॉन्ड्स को प्रेफरेंस देंगे, सेकंड 82 बॉन्ड्स को। प्रेफरेंस की बात करें तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैंक के पास जो कैपिटल है, अगर बैंक बंद हो रहा है, सपोज जैसे यस बैंक का केस था, वो डिफॉल्ट करने ही वाला था, आरबीआई ने उसे बचाया, ठीक है। अगर वो डिफॉल्ट कर जाता तो उसके जो एसेट्स है उसको लिक्विडेट किया जाएगा। जितने भी एसेट्स हो गए बैंक के, उसको लिक्विडेट करेंगे। उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, सपोज 100 CR का पैसा जनरेट हुआ है, तो सबसे पहले किसको पैसा जाएगा? जो पहले जो डिपोजिटर्स है, ठीक है, जो उसके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, पहले उनको पैसा देगी बैंक। देन जो फिक्स अकाउंट डिपॉजिट है, जो एफडी वाले हैं या आरडी वाले हैं, उनको पैसा देगी। देन उसके बाद हम देखेंगे जो बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, मार्केट में जो बॉन्ड इशू किए हुए हैं उनको पैसा जाएगा। तो पहले जो इक्विटी होल्डर्स है, जो जिन्होंने पैसा सीधा दे रखा, पहले उनको पैसा जाएगा। देन बॉन्ड वालों को जाएगा पैसा, कि मार्केट में हो सकता है बैंक ने बॉन्ड भी इशू कर रखा हो, उससे उसका कैपिटल जनरेट किया हो, तो जिसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उनके पास पैसा जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स है उसकी उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन थर्ड एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड्स है, उनको पैसा इशू होगा। तो अगर मान लो 100 करोड़ है, वो यहीं तक खत्म हो जाता है, तो इन दोनों को पैसा मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पे लाइबिलिटी आती भी नहीं है। 81 82 बॉन्ड्स होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इशू होता है। एक पीरियड होता है जिस पर कॉल ऑफ करती है, कि बैंक 10 साल के लिए इशू करेगी, 10 साल बाद में इसको कॉल ऑफ करेगी वापस। जो पैसा है, जैसे मान लो 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया है, तो जो होल्डर्स है उसको 100 रुपए वापस दे देगी, वो हर साल इंटरेस्ट रेट तो वो दे ही रही थी। तो बॉन्ड मार्केट कैसे काम कर रहा है वो हम कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर हमने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया है और इस पर हमने कूपन रेट 5% रखी है, तो बैंक हर साल 5 रुपए का इंटरेस्ट रेट होल्डर्स को देगी। जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा उसको 5 रुपए का इंटरेस्ट रेट देती रहेगी। और अगर ये 10 साल के लिए इशू किया गया, 10 ईयर्स के इशू किया है, तो 10 साल बाद में ये 100 रुपए जो भी होल्डर होगा उसको 100 रुपए वापस देगी। तो ये टाइम बाउंड है, एक टाइम पीरियड डिफाइन किया है। वो टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक टाइम के बाद में कॉल अप करती है उस बॉन्ड को, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वापस वो होल्डर को दे देती है। 81 बॉन्ड्स में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता। नॉर्मली बैंक 5 से 10 साल के बीच में कॉल अप कर लेते हैं, लेकिन वहां पे कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है बैंक उसको कॉल अप भी ना करे। बैंक करती क्यों 5 साल बाद में कॉल अप क्यों करती है? क्योंकि कस्टमर में ट्रस्ट बना रहे कि बैंक टाइमली पेमेंट कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी मतलब सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई
फिक्स ऐसा नहीं है कि मतलब सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। तो विदाउट विदाउट कोलेटरल वाले हैं, बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही विदाउट कोलेटरल, तो इस पे इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होती है। इसलिए इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट करते थे हाई रिटर्न के लिए, इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न के लिए, लेकिन हाईली रिस्क एसेट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं है। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो 81 82 बॉन्ड्स वाले को पैसा देने की लाइबिलिटी नहीं बनती है। और अगर मान लो 100 करोड़ रुपीज यहीं तक खत्म हो जाता है, इनको पैसा मिलेगा नहीं। वो सपोज 100 करोड़ रुपीज यहाँ तक खत्म हो जाता है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 82 बॉन्ड्स वाले को मिलेगा नहीं। तो 82 बॉन्ड्स वाले हाईएस्ट रिस्क होते हैं। तो बैंक से यहाँ क्या करता है कि उसको मान लो 7% टीयर 1 कैपिटल रखनी है, 7%। तो अगर उसके पास मान लो कॉमन इक्विटी इक्विटी के फॉर्म में 5% कैपिटल हो गई, तो बैलेंस 2% कैपिटल उसको जनरेट करनी पड़ेगी। उसके लिए वो क्या करेगा, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशू करेगा मार्केट में, वो 2% जो कैपिटल रहा है वो जनरेट कर लेगा। इस पर इंटरेस्ट उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन है, कोई भी सिक्योरिटी अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं है। नॉर्मली कोई भी बॉन्ड इशू होता है, तो कोई सिक्योरिटी रखते हैं, मान लो उससे कुछ प्रॉपर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखते हैं कि अगर ये बॉन्ड डिफॉल्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी बेच के हमें आपको पैसा दे देंगे। ये कंपनीज करती है। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इस 80 जो 81 बॉन्ड्स होते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, हाईली रिस्क है। इसकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, क्योंकि परपेचुअल बॉन्ड है, कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। बस एज ए कन्वेंशन बैंक 5 साल 10 साल में उसको कॉल अप कर लेते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं, जो भी होल्डर है उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देते हैं। तो इस ये प्रैक्टिस होती है। तो इस फॉर्म में वो कैपिटल जनरेट करती है, टोटल यहाँ से देखेंगे 7% वो कैपिटल जनरेट कर लेंगे। बट बेसल फॉर्म में मान लो 9% का क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो 7% तो टीयर 1 कैपिटल से आ गया, तो टीयर 2 कैपिटल में देखेंगे तो 2% उसके और कैपिटल जनरेट करनी पड़ेगी। तो टीयर 2 कैपिटल क्या होती है वो देख लेते हैं। टीयर 2 होती है सप्लीमेंट्री कैपिटल, जिसमें हम देखते हैं कि वो एडिशनल लॉसेज है, लॉसेज को एडिशनल कैपिटल है तो लॉसेज को ऑब्जर्व कर सकता है। हो सकता है इस लॉसेज को ऑब्जर्व करने में बैंक बंद भी हो सकता है। तो वो कैपिटल ये वाला कम लिक्विड होता है। हो सकता है कि मशीनरी, जैसे कोई हम देखते हैं बैंक, तो उसके मशीनरीज वगैरह भी है, कुछ एसिड्स है, उनको लिक्विडेट करके वो अपने जो लॉसेज है उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो अगर वो एसिड्स को बेच देगा तो बैंक ऑपरेट ऑपरेट कैसे करेगा। इससे हो सकता है बैंक को भी क्लोज करना पड़े, लेकिन वो अपने जो लॉसेज है उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ये लेस रिलायबल होती है। टीयर 1 कैपिटल ज्यादा रिलायबल होती है और टीयर 2 कम रिलायबल होती है। इसमें हम देखते हैं जो बॉन्ड्स है विद फिक्स मेच्योरिटी है, या हम एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड्स की बात की, जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं विदाउट मेच्योरिटी है, वो इश्यू करके कैपिटल जनरेट करती है। ये हाईली रिस्क होता है, क्योंकि इससे ऊपर आते हैं 81 बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स आते हैं। तो पैसा पहले 81 बॉन्ड्स को मिलेगा, देन 82 बॉन्ड्स का नंबर आएगा, तो ये हाईली रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। 81 बॉन्ड से ज्यादा इसकी इंटरेस्ट रेट होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क है इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगी। तो इस फॉर्म में वो कैपिटल जनरेट करके रखते हैं। तो यही जो मैंने बताया, टीयर 1 कैपिटल मोर रिलायबल होती है, लॉसेस को तुरंत अब्जॉर्व कर सकती है, ठीक है, हाईली लिक्विड कैपिटल होती है। टीयर 2 है वो लेस रिलायबल होती है, सप्लीमेंट्री होती है, सप्लीमेंट करती है, और हो सकता है इस कैपिटल को यूज करने के बाद बैंक को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ जाए। नाउ सीआरआर की बात कर लेते हैं। सीआर की कार की बात कर लेते हैं। कार होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, तो कार की बात करते हुए एक हम देखते हैं कि कैपिटल कितनी कैपिटल अब होनी चाहिए अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एवरेज ऑफ एसेट्स। तो टोटल हम लेते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स लेते हैं, उनको देखते हैं इंटू 100। अब ये देखते हैं बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये 8% डिसाइड की गई थी, आरबीआई ने इसको बढ़ा के 9% रखा है। इंडियन बैंक्स के लिए आरबीआई ने इसको 9% रखा। तो सीआर की वैल्यू वो 9% है, 9% हमें सीआर मेंटेन रखना है एनी टाइम। तो इसके लिए हमें कैपिटल की वैल्यू हम देखेंगे, तो हम रिस्क वेटेड एसेट्स को देखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। और ये जो कैपिटल है टोटल, ये कैपिटल है वो T1 कैपिटल भी आएगी प्लस T2 कैपिटल, दोनों को मिला के हमारे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, ये टोटल कैपिटल हमारा T1 प्लस T2 होनी चाहिए। तो इसमें हमने डिसाइड कर लिया 7% हमारे पास T1 कैपिटल होनी चाहिए, 2% हमारा T2 कैपिटल होना चाहिए। एंड बेसल 3 के अंदर हम देखेंगे, बेसल 3 के अंदर इसमें T1 T2 साथ में कंटीजेंसी रिजर्व हो रखा है, कंटीजेंसी बफर रिजर्व, ये भी हमने ऐड किया। सपोज 1.5 का है, तो 9% जो हमने रखा बेसल नॉर्म्स पे, प्लस इसमें 1.5% कंटीजेंसी कैपिटल हमारे पास इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो से जो हम देखते हैं
CAR क्या होता है? तो कैपिटल जो हाईली लिक्विड एसिड्स है, हाईली लिक्विड कैपिटल है, उसको हम देखते हैं कैपिटल टीयर 1 कैपिटल में। टीयर 2 कैपिटल वो सप्लीमेंट्री कैपिटल है जो कम लिक्विड है। देन रिस्क वेटेड एसिड्स देखते हैं, वो क्या होता है? हमने एसिड्स को, हर एक एसिड्स को हम वेटेज देते हैं। कुछ बैंक के पास अलग अलग एसिड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर, बैंक ने, सॉरी गवर्नमेंट या बैंक ने, बैंक ए है हमारे पास, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपने 40 CR इन्वेस्ट कर रखे हैं। देन बॉन्ड मार्केट में कंपनी के जो बॉन्ड है, जो कंपनी बॉन्ड्स है, उसमें उसने 40 रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है। और थर्ड हमने इसमें लैंडिंग जो लोन्स है, लोन तो उसने 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत कम रिस्क रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम डिफॉल्ट करती है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो इसका जो रिस्क है वो लगभग जीरो ही होगा। ठीक है, इसका कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट जो पैसा गवर्नमेंट ने लिया वो चुका ही चुकाएगी। मान लो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने सब्सक्राइब किया, 10 साल बाद में गवर्नमेंट उसकी फेस वैल्यू आपको दे देगी। कंपनी बॉन्ड है, मान लो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे किंग्स शर्ट डिफॉल्ट की है, तो इसमें हमने डिसाइड कर लिया कि जब सपोज इसका 0.5 है, इसका रिस्क 0.5 है, कि कुछ लोन डिफॉल्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आधे लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं, आधे नहीं करेंगे। ये मान लो 60-40 के मान सकते हैं कि 60% डिफॉल्ट नहीं करेंगे, 40% डिफॉल्ट करेंगे, तो 0.4 हो जाएगा यहाँ पे रिस्क। और जो रिटेल लोन्स है, जो रिटेल कस्टमर्स को हमने लोन दिए, कार लोन, पर्सनल लोन, इस पर रिस्क ज्यादा हो सकता है कि इंडिविजुअल रिटेलर ज्यादा डिफॉल्ट कर सकता है। तो इसमें मान लो हमने 0.6 वेटेज ले लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रिस्क वेटेज आएगा, कितना हमारे पास आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे 20 आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा ये आ जाएगा हमारे पास 1.2। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास 21.2 हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट्स है। तो यहाँ पे हम CAR का फॉर्मूला देखेंगे, तो हमारे कैपिटल हम देखेंगे अपॉन 21.2% इंटू 100। इससे हम निकालेंगे कैपिटल। तो हमारा इसको हम, अगर हमने 9% लिया है, RBI ने 9% डिसाइड किया, तो 9 into 21.2 अपॉन 100। तो ये हमारा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये कैपिटल किस फॉर्म में आएगी? T1 कैपिटल प्लस T2 कैपिटल, इस फॉर्म में हमें ये कैपिटल रखनी है। तो ये हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। हर बैंक को अपने कंटीजेंसी रिजर्व के फॉर्म में इसमें रखना है। तो ये हमारा पर्पज है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बेसल 3 के अंदर हमने कंटीजेंसी रिजर्व और ऐड किया, जिसमें 1.5% और एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये 9% है, वहाँ पे 10.5% हो जाएगा। तो कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने बताया कि कार का कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है Tier 1 कैपिटल अपॉन जो एसेट्स है इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो RBI, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे मैंने बताया बेसल नॉर्म्स पे 8% था, RBI ने उसे बढ़ाकर 9% डिसाइड किया। तो PSU बैंक के लिए 11% है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक के लिए 9% है और PSU बैंक के लिए 11% है। ये RBI ने डिसाइड किया, इतना कैपिटल उसको रखना है। अब ये कैपिटल कैसे जनरेट करेगा? Tier 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। T1 कैपिटल कैसे जनरेट करेगा? या तो वो कॉमन इक्विटी कैपिटल है उसको ही रखेगा, या फिर जो एडिशनल Tier 1 कैपिटल है, जो बॉन्ड के फॉर्म में उसने इशू किया, बॉन्ड इशू करके उसका कैपिटल जनरेट किया, वो उस फॉर्म में रखेगा। अब ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर मान लो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो जिस फर्म ने या जिस म्यूचुअल फंड ने या जिस इंडिविजुअल ने इसमें इन्वेस्ट किया है या सब्सक्राइब किया है, उसको पैसा देने की लाइबिलिटी बैंक की नहीं बनती है। जैसे कि यस बैंक के केस में था। यस बैंक के केस में यस बैंक ने मना कर दिया था कि जो एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स के जो सब्सक्राइबर उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो जो सब्सक्राइबर थे म्यूचुअल फंड ओनर से, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया कि अभी बैंक डिफॉल्ट नहीं किया है, तो इनकी जो यस बैंक है उसकी लाइबिलिटी बनती है उसको लौटाने की। बट अगर बैंक बंद ही हो रहा है, अगर वो रिवाइव ही नहीं हो पा रहा, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो ये इसकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, जो कॉल ऑफ का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। देन पर्पज मैंने बताया कि जो शॉक्स है, NPA के फॉर्म में जो शॉक्स आ रहे हैं बैंक को, उसको ऑब्जॉर्व कर सके, ये बेसल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। असिस्टमेंट टूल है जो RBI इसको मॉनिटर करता है, सेंट्रल बैंक को मॉनिटर करता है कितना परसेंट रेशियो रखना है, वो इसका असिस्टमेंट टूल्स है। नाउ बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल नॉर्म्स को देख लेते हैं। बेसल नॉर्म्स में हमने देखा है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3।
तीन नॉर्म्स बनाए जो करंट पे ये चल रहा है, 2013 के बाद से यही चल रहा है। पहले बेसल नॉर्म्स फर्स्ट आया, बेसल वन आया 1988 में आया, बेसल टू 2004 के अंदर आया। बेसल वन में 8% रखा हमने, जो सी ए आर के रेट रखे हमने 8% रखी, ठीक है। बेसल टू में हमने देखा तीन पिलर्स है, उसमें हम देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं कितना है, सुपरवाइजरी रिव्यू है, ये जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइजरी रिव्यू रखेगा सी आर आर उतने रेशो में मेंटेन है या नहीं है, और मार्केट डिसिप्लिन देखेगा कि जो लोन दिया जा रहा है मार्केट में बैंक उसमें डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। जैसे आरबीआई ने कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी है कि कोई भी लोन देना उसका 80% मार्जिन एज ए कोलेटरल के फॉर्म में रखना है, उस रूल को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उस डिसिप्लिन में काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसको लाइक आरबीआई सुपरवाइजरी रिव्यू के मीडियम से उसको रिव्यू करता रहेगा। तो ये तीन पिलर है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेगा कितनी कैपिटल सीएआर के फॉर्म में रखनी है, उसको रिव्यू करेगा और मार्केट में उसको देखेगा कि कितना डिसिप्लिन फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें हमने देखा एडिशनल टीयर वन टीयर टू कैपिटल होती है, उसमें टीयर वन कैपिटल हमने बोला 7% रखता है, और जो 9% है टोटल सीएआर की वैल्यू 9% है, जो 2% है वो हम अदर फॉर्म में रखते हैं, टीयर टू कैपिटल फॉर्म में रख सकते हैं। रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क हमने बताया कि क्रेडिट रिस्क होता है, ऑपरेशन रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क जो मार्केट हम क्रेडिट पे दे रहे हैं, लोन डिफॉल्ट हो सकता है, वो क्रेडिट रिस्क है। मार्केट रिस्क होता है मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, कि मार्केट में ही अगर कोविड की वजह से कोई शॉक आ गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो लोन डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हो जाएगा। देन ऑपरेशन रिस्क मतलब हमने ओवर लेवरेज करके लोन दिया हुआ है, ओवर वैल्यूएशन पे लोन दिया है जो आगे डिफॉल्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है। रिस्क सेंसिटिविटी हम देखते हैं कि हाईली रिस्क है, ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा हम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखेंगे। ऑपरेशन रिस्क की बात के लिए हमने कैपिटल बफर की बात करते हैं, ये हम बेसल वन बेसल टू के अंदर नहीं था, बेसल थ्री में आया। कैपिटल बफर रखते हैं जो कंटीजेंसी के फॉर्म में रखते हैं कि 1.5% का एक्स्ट्रा और कंटीजेंसी बफर रखना है कि कोई और शॉक को आया तो उसको भी ऑब्जर्व कर सके। तो वो ये ओवर एंड अबाउट जो सी ए आर लिमिट है उससे ऊपर है, सी ए आर लिमिट 9% है, उसके ऊपर 8% और रखना होता है। तो ये हमारा कंटीजेंसी रिजर्व बफर रिजर्व है। तो इस फॉर्म में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से अ, ये जो बैंकिंग सेक्टर वर्क कर रहा है कंट्री के अंदर, जिसमें हमने बेसल वन बेसल टू भी नॉर्म्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, टाइप ऑफ रिस्क को हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, जिस पे हम एनपीएस को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एनपीए का इशू क्या है, कॉजेस क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक का देखेंगे, प्रीवियस बजट में हमने बैड बैंक एस्टेब्लिश किया, उसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, ठीक है। एनपीए का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किससे मॉनिटरिंग होती है, वो सब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है द हिंदू के, उनके लेक्चर के लिंक और उनकी पीडीएफ वो मिल जाएगी। जियोग्राफी, ज्योग्राफी के लेक्चर है, उनके वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के जो अभी लेक्चर चल रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स है, उनके लिंक, वीडियो लिंक और उनकी पीडीएफ, जो अभी तक के हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं इस लेक्चर से पहले, उनके वीडियो लिंक और पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।